आज बात करेंगे अपन हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए सबसे पहले एक कांच की बंद नली ले ली। कांच की बंद नली में दो इलेक्ट्रोड लगा लिए। दो इलेक्ट्रोड हैं, ये इनको मैं बोल दूं एनोड और कैथोड। एनोड आपके पास पॉजिटिव है और कैथोड कैसा है, नेगेटिव है। इन दोनों को बैटरी से जोड़ दिया, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से एंड कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ये आपके पास में वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। आपके पास में जो बंद कांच की नली है, इस बंद कांच की नली में कोई गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? कोई गैस भरी हुई है जिसका प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है। लो प्रेशर की कोई गैस भरी हुई है। जैसे ही आप इसके ऊपर कोई वोल्टेज अप्लाई करोगे, इसका मतलब एनोड और कैथोड के मध्य कोई वोल्टेज अप्लाई करोगे, उस वाले कंडीशन में क्या होगा, यहाँ कुछ विशेष प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्सर्जित होंगी। एक्चुअली ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं। इन विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अगर मैं स्पेक्ट्रम खींचूं तो हमें कैसा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। आपको इस चीज को ऐसा कुछ प्रयोग 11th क्लास में देखा था, कैथोड तरंगें, कैथोड किरणों के रूप में देखा था। जब आप इनके ऊपर कोई निर्वातित कांच की नलिका होती है, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं और उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वहां कैथोड किरणें उत्पन्न हो जाती हैं। एक्चुअली ये कैथोड किरणें ही होती हैं विद्युत चुम्बकीय किरणें। ये कैथोड किरणें होती है ना, कैथोड रे होती हैं, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्चुअली इन कैथोड किरणें, यहाँ जो कैथोड किरणें उत्पन्न हो रही हैं, उन कैथोड किरणों को अपन क्या बोल रहे हैं, विद्युत चुम्बकीय किरणें बोल रहे हैं। इन विद्युत चुम्बकीय किरणों की एक स्पेशल, एक विशिष्ट, एक निश्चित तरंग दैर्घ्य होती है, एक निश्चित तरंग दैर्घ्य होती है। अगर इन तरंग दैर्घ्यों का मैं ग्राफ खींचना चाहूं तो वो ग्राफ मुझे कैसा प्राप्त होता है, रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। कैसा? अब अपन बात करते हैं कि यहाँ जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें आपके पास में जो भी जनरेट हुई थी, प्राप्त हुई थी, इन तरंगों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करूं तो इनके लिए कोई सूत्र प्रयोग किया जाता है, लैम्बडा बराबर 364.56 n² माइनस 4। यहाँ n आपके पास में क्वेश्चन की संख्या होती है। एक्चुअली इस सूत्र का यूज प्रारंभ में किया गया था, या डायरेक्ट यूज किया गया। बाद में इसको रेडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने संशोधित करके, रेडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने संशोधित करके क्या लिखा, 1/λ बराबर r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², ये सूत्र यूज किया। एक्चुअली ये सूत्र आपने पिछले वीडियो में देखा था, इसका प्रूफ वगैरह यही था ना। चलो, मैं क्या बात कर रहा था, यहाँ जो कोई विद्युत चुम्बकीय तरंगें जनरेट हो रही हैं, उन विद्युत चुम्बकीय तरंगों का, उन विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य को इस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है, जहां आपके पास में N1 और N2 ऊर्जा स्तर थे। N1 निम्न ऊर्जा स्तर था और N2 उच्च ऊर्जा स्तर था। ठीक, अपन बात कर रहे थे यहाँ जो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, वो रेखीय स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त हो रहा है। अपन जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, एवं इसके बाह्यतम कोश में, एवं इसके चारों ओर जो भी कोश होते हैं, उसके प्रथम कोश में या मूल ऊर्जा स्तर में एक इलेक्ट्रॉन होता है। यह इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। किसके? नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। कोई समस्या? चले आगे। जब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यह चक्कर लगा रहा है, तो जैसे ही अपन इसको ऊर्जा देंगे, क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे, तो इस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ऊर्जा को जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड अवस्था में आएगा और मूल ऊर्जा स्तर से प्रथम उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाएगा, प्रथम ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। प्रथम ऊर्जा स्तर को ही मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं। प्रथम उत्तेजित अवस्था को द्वितीय ऊर्जा स्तर कहते हैं। देखो, आपके पास ये ऊर्जा स्तर है, ये प्रथम ऊर्जा स्तर N1, N2, N3, N4 ये है। N1 प्रथम ऊर्जा स्तर है, इसको कहेंगे मूल ऊर्जा स्तर। मूल, अगर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर जाएगा तो यहां पहुंचेगा, ये प्रथम उत्तेजित अवस्था है।
प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या हो गया? द्वितीय ऊर्जा स्तर। अगर मैं आपसे बोलना चाहूं कि द्वितीय उत्तेजित अवस्था, पहली उत्तेजित अवस्था ये है तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था तो ये होगी। द्वितीय उत्तेजित अवस्था के लिए ऊर्जा स्तर कौन सा होगा? तीसरा होगा। चलो भाई, हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के बाहर जो प्रारंभिक कोष होता है, प्रथम कोष होता है, वहां इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अपन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव करेगा, एक्साइटेड अवस्था में आएगा और एक्साइटेड अवस्था में आके द्वितीय ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। और जैसे ही द्वितीय ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा उस वाली कंडीशन में क्या होगा? लगभग 10⁻⁸ सेकंड समय पश्चात, लगभग 10⁻⁸ सेकंड समय पश्चात यह इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पुनः मूल ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। कहां? उच्च ऊर्जा स्तर से पुनः मूल ऊर्जा स्तर में आएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में आएगा तो उस वाली कंडीशन में अपन देख चुके हैं, जब जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से मूल अवस्था में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आ रहा है ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उस वाली कंडीशन में उस ऊर्जा का, अगर मैं वक्र उत्सर्जित ऊर्जा का मैं वक्र खींचना चाहूं, उत्सर्जित, यहाँ ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो तरंगों के रूप में हो रही है। अगर उन तरंगों का मैं वक्र खींचना चाहूं तो मुझे वक्र कैसा प्राप्त होता है? रेखीय वक्र प्राप्त होता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूं कि आपको जो श्रेणी मिली थी वो श्रेणी बामर श्रेणी मिली थी। कौन सी श्रेणी? बामर श्रेणी मिली थी। कल अपन ने देखा था श्रेणी 2, 3, 4, 5 भागों में बांटी गई थी, लाइमन, बामर, पार्शियल, ब्रैकेट, फोन, एम्प्री, ऐसे देखा गया था। तो सबसे पहले जिस श्रेणी की खोज हुई थी वो कौन सी श्रेणी की खोज हुई? बामर श्रेणी की खोज हुई थी। बामर श्रेणी। बात आती है कि बामर श्रेणी की खोज क्यों हुई? क्योंकि बामर श्रेणी का कुछ भाग, बामर श्रेणी का कुछ भाग दृश्य क्षेत्र में आता है, मगर कुछ भाग ऐसे क्षेत्र में आता है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। इसका मतलब जो बामर श्रेणी थी वो आंखों से दिखाई दे गई। किसको दिखाई दी? बामर नामक वैज्ञानिक को दिखाई दी। लाइमन, बामर, पार्शियल, ब्रैकेट, फुंड, एम्प्री जो श्रेणियां हैं ये वैज्ञानिकों, जिस वैज्ञानिक ने जो श्रेणी खोजी उसी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर रख दिया। लाइमन नामक वैज्ञानिक ने लाइमन श्रेणी को खोज दिया, बामर ने बामर को खोज दिया, पार्शियल ने पार्शियल श्रेणी को खोज दिया। ठीक, तो सबसे पहले किसने? बामर नामक वैज्ञानिक ने बामर श्रेणी को खोजा और उसने बताया कि इस तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बी बराबर क्या होती है? r × 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। कल बताया था बामर श्रेणी के लिए फॉर्मूला ये होता है। ठीक, उसके बाद में कौन आया? लाइमन आया। लाइमन ने कहा 1/λ बराबर लैम्ब्डा l बराबर r × 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक, तीसरे में कौन आया? लाइमन, बामर, पार्शियल आया। कौन आया? पार्शियल आया। 1/λ बराबर r × 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। पार्शियल के बाद में कौन आया? ब्रैकेट आया। ब्रैकेट आया तो 3 की जगह पे क्या हो गया? वहां पर 4। फिर फुंड आया, 4 की जगह क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर। हेम्प्री आएगा तो 6 का स्क्वायर, शेष इस प्रकार से। ठीक, चलो हाँ, नेक्स्ट अपना कोई टॉपिक आता है। अगला अपना टॉपिक आता है आयनन ऊर्जा या उत्तेजन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा या उत्तेजन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा या उत्तेजन ऊर्जा।